जी साथियों, आज अपने अर्थशास्त्र की क्लास लेके आए हैं एसएसटी के अंदर। जैसा कि पिछले पाठ्यक्रम परिचय में मैंने आपको बताया था कि जो सबसे ज़्यादा जो टॉपिक आते हैं, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं, वो आपके डिमांड से आते हैं, जिसको हम मांग कह सकते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको पाठ्यक्रम में बताई थी ये बात कि डिमांड एक ऐसा टॉपिक है आपका जहां से लास्ट टाइम 3 क्वेश्चन आए थे। किसी भी टॉपिक से 3 क्वेश्चन नहीं आए। एकमात्र डिमांड टॉपिक है जो आपको 3 क्वेश्चन लेके आया था। तो हम इसी को लेके चलते हैं डिमांड। सबसे पहले बात को आपको ये ध्यान रखनी है कि मांग से जुड़ती हुई 3 बातें हैं। एक मांग होती है, एक को हम बोलते हैं मांग का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ डिमांड कह सकते हैं, और एक होती है मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये तीनों अलग अलग टॉपिक है, एक नहीं है। हमें इस बात को क्लियर करना पड़ेगा कि मांग अलग चीज है, मांग का नियम अलग चीज है, और मांग की लोच अलग चीज है। तो सबसे पहले हम पॉइंट को लेकर चलते हैं मांग को। सबसे पहले हम किस पॉइंट को लेकर चलते हैं? मांग को। भी मांग किसे कहते हैं? तो इसके लिए यदि हम चलते हैं तो हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5, हमें 5 चीजों की जरूरत पड़ती है। हम इन 5 चीजों को समझेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि डिमांड है क्या। सबसे पहले जो पॉइंट है, इसके लिए हम कह सकते किसी वस्तु को प्राप्त करने की, वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, हम कह सकते हैं लालसा भी। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हो सकती है या लालसा हो सकती है। सेकंड वन जो है, जिस वस्तु की आपने इच्छा जाहिर की है, जिस वस्तु की आपने लालसा जाहिर की है, उसे प्राप्त करने हेतु पर्याप्त धनराशि। एक बार उसको क्लियर करना पड़ेगा, थोड़ा सा मोटा लिखा गया मेरे से। मैं स्टार्टिंग से कर नहीं, एक बार शुरू से कर दिए तो हो जाएगा। इसको कर दो, वो काट देगा। जहां से स्टार्ट करोगे आप बोलोगे वहां से फिर से शुरू से कर दूं मैं? ये चीज कर जाएगी? चलो ठीक है। जी साथियों नमस्कार। आज हम टॉपिक लेके आए हैं डिमांड, जिसको हम हिंदी में मांग कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पाठ्यक्रम की क्लास में बताया था कि एसएसटी सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर के दौरान जितने भी टॉपिक हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, सभी से कुछ ना कुछ क्वेश्चन लिए गए थे। और जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन उठे थे वो थी आपका डिमांड। 18 में से 3 क्वेश्चन केवल डिमांड से लिए गए थे। और ना केवल डिमांड, जैसे कि हम इसके अंदर एक अलग टॉपिक है, कुछ और टॉपिक भी है कंज्यूमर का, इक्विलिब्रियम का, वो टॉपिक भी बेस करते हैं डिमांड के ऊपर। तक हम डिमांड को क्लियर नहीं करते, मांग को क्लियर नहीं करते, तो हम आगे वाले टॉपिकों पे भी नहीं जा सकते। तो हमारे लिए सबसे अहम जो टॉपिक है वो है आपका डिमांड। तो सबसे पहले मैं आपके लिए ये बात क्लियर करूं कि हमारे यहां पर हम 3 चीजों का अध्ययन करेंगे। एक टॉपिक होगा मांग, जिसको हम डिमांड कह सकते हैं। सेकंड जो बात हम पढ़ेंगे, वो जो चीज है वो है मांग का नियम। और जो थर्ड वन है वो है मांग की लोच।
तो सबसे पहले हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि ये हमारे 3 अलग अलग पॉइंट्स हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं, एक नहीं है। मांग अलग बात है, मांग का नियम अलग बात है, और मांग की लोच अलग बात है। तो सबसे पहले ये बात क्लियर है हमारे लिए कि मांग, मांग का नियम और मांग की लोच 3 अलग अलग चीजें हैं। तो सबसे पहले हम आज डिस्कशन करते हैं, वो किसके ऊपर करते हैं? मांग पे। जब मांग पढ़ेंगे, मांग क्लियर होगी, तो हम मांग का नियम पढ़ पाएंगे, और मांग का नियम पढ़ेंगे तो उसके बाद ही हम पढ़ पाएंगे मांग की लोच। तो सबसे पहले हम किसको लेके चलते हैं? मांग को। जब हम मांग को लेके चल रहे हैं तो हमें अपने आप को एक उपभोक्ता मान के चलना। जी बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए यही है कि जो हमारा अर्थशास्त्र विषय है एक व्यवहारिक विषय है। इसके अंदर रियल लाइफ से जुड़ी हुई बातें होती हैं। जैसे ही मांग, मांग करता कौन है? मांग एक उपभोक्ता करता है। उपभोक्ता किसको कहते हैं? एक ग्राहक को। आप दुकान पे जाते हो, 5 रुपए का, 10 रुपए का कोई भी एक चीज की डिमांड करते हो कि मुझे ये चीज दे दीजिए, तो आप एक उपभोक्ता हो। और इस टॉपिक को समझना है, जैसे ही आप मांग टॉपिक पे जाओ, अपने आप को उपभोक्ता मानो और सारी कंडीशन अपने आप क्लियर होती जाएगी, सब कुछ आप अपने आप क्लियर करते जाओगे। तो सबसे पहले हम मांग को लेके चलते हैं। जैसा कि हमने इसके अंदर हम 5 तत्वों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले होता है किसी भी वस्तु को, कोई भी वस्तु हो सकती है, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की लालसा। आप इच्छा भी कह सकते हो, डिजायर कह सकते हो, कि किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की जो लालसा है, इच्छा है या डिजायर है, पहला यहीं से स्टार्ट होता है। सेकंड वन जो पॉइंट होता है कि जिस वस्तु को लेके आपने इच्छा जाहिर की है, उस वस्तु को, जिसकी इच्छा जाहिर हुई है, उस वस्तु को प्राप्त करने हेतु पर्याप्त साधन। यहां साधन का मतलब आपका किससे है? धन से, पैसा। क्या आपके पास उतना पैसा है? इन सब बातों को हम क्लियर करेंगे। एक बार हम पॉइंट के ऊपर चल रहे हैं। तीसरी जो बात है, खर्च करने की तत्परता। क्या आप उस अमाउंट को खर्च करने के लिए तैयार हो, रेडी हो? तत्परता के लिए हम कह सकते हैं तैयार। क्या आप तैयार हो? इसी के साथ 2 कंसेप्ट और जुड़ जाएंगे। एक चीज को हम बोलते हैं निश्चित कीमत, और एक चीज होगी आपकी निश्चित समय। चलें, अब इस चीज को हम समझते हैं। सबसे पहले हम इस बात को लेके चलते हैं कि जब हमारे पास ये 5 चीजें पूरी होंगी, ये 5 तत्व पूरे होंगे, तभी हम कह सकते हैं कि ये वस्तु की क्या है? मांग है। मान लीजिए आपके पहले 3 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं, फर्स्ट 3 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं, तो उसको हमने क्या बोल सकते हैं? तो उसको मांग तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसको हम क्या नाम दे सकते हैं? पहले 3 क्लियर होते हैं तो उसके लिए आवश्यकता। पहले 3 कंसेप्ट क्लियर होते हैं, वो आपके लिए क्या है? आवश्यकता। 5 क्लियर होते हैं, वो क्या है? मांग। और बाय द वे, जैसा कि हमने कहा, 1 हो जाए या 2 हो जाए, 3 भी ना हो पाए, 1 हो या 2 हो, तो जैसा कि हम इसके ऊपर चलते हैं कि यहां अपने क्लियर कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 एंड 1 2 ये क्लियर होते हैं, तो उसको हम केवल क्या बोलेंगे? वो हमारे लिए केवल इच्छा है। और पॉइंट 1 2 3
पूरे तीनों क्लियर होते हैं तो उस चीज को बोलेंगे हम आवश्यकता, और आपके 1 to 5 पूरे क्लियर होते हैं उसे ही हम क्या बोलेंगे, मांग। अब इस पॉइंट को अपने और क्लियर देखिए, सबसे पहली बात हमारी डिजायर की होती है। यदि हम किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा ही जाहिर नहीं करेंगे तो वो ना तो मांग हो सकती है, ना आवश्यकता हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे पहले हमें किसी वस्तु को प्राप्त करने की हमारे मन के अंदर एक लालसा या इच्छा जागृत होनी ही चाहिए। एग्जाम्पल मैं बता देता हूं आपको। जैसे एक बिल्कुल आप मान लीजिए अर्थशास्त्र के पढ़ना चाहते हो, आपकी जो तैयारी है एसएसटी की है, जिसमें आपको अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ेगा, भूगोल पढ़ना पड़ेगा, इतिहास पढ़ना पड़ेगा, तो ये आपको सारे पॉलिटिकल पढ़नी पड़ेगी, तो ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। एसएसटी है। क्या आप इंग्लिश को पढ़ने की इच्छा जाहिर करोगे? नहीं करोगे। आपका आंसर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपके काम की नहीं है, आपकी इच्छा ही नहीं है। तो उसको पढ़ना ना तो आपकी आवश्यकता है ना आपकी मांग है। कंसेप्ट हमारा कहां खत्म हो गया? पहले पॉइंट पे ही खत्म हो गया। इच्छा ही जाहिर नहीं हुई, इस बात की इच्छा ही जाहिर नहीं हुई कि हमें इंग्लिश पढ़नी है। जैसे कि आप एसएसटी का पेपर दे रहे हो सेकंड ग्रेड, तो सबसे पहले जो इच्छा है आपकी कि हमें अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना है, ये आपके मन में इच्छा है। वस्तु भी हो सकती है और सेवा भी हो सकती है। अमूमन हम यूज वस्तु का करते हैं, लेकिन सेवा के भाव में भी इसको दिखा जा सकता है। किसी भी वस्तु को प्राप्त करनी, मान लीजिए किसी का पेन सिर दर्द हो रहा है, तो उसकी आवश्यकता, उसकी इच्छा क्या है? सबसे पहले पेन किलर परचेज करना। इच्छा होनी चाहिए, मन में एक इच्छा जागृत होगी तो आगे का गेम चलेगा, नहीं तो यहीं पे स्टॉपेज है और उसको हम केवल इच्छा ही कहें, इच्छा भी नहीं कहेंगे। अब मान लीजिए किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा जाहिर होगी। क्लियर? अब सेकंड कंसेप्ट है कि जिस वस्तु की इच्छा आपने जाहिर की है, क्या उसको परचेज करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, प्राप्त का मतलब क्रय करने के लिए, क्या आपके पास उतना धन है? यह पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए। इसका भी उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए आप एक जगह खड़े हैं, आपके पास एक बहुत बड़ी कार गुजरी, बहुत बड़ी कार गुजरी, बहुत सुंदर लगी आपको। आपके मन में एक इच्छा जागृत हुई कि यह कार मेरी हो। तो आपने कौन सा पॉइंट क्लियर कर लिया? किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा आपके मन में जागृत हो चुकी है। इच्छा, आप पहला पॉइंट क्लियर कर चुके हो। पहला पॉइंट जब क्लियर कर चुके हो तो हम आप कहां पहुंचोगे? सेकंड वन पे। लेकिन वो जो कार थी वो 3 करोड़ की थी। आपके पास इतना पर्याप्त धन नहीं है, उसको खरीदने का पर्याप्त धन नहीं है, तो पॉइंट नंबर 2 क्लियर नहीं होता। तो पॉइंट कौन सा क्लियर हुआ? मात्र फर्स्ट, करने की इच्छा ही जागृत हुई थी, उसको खरीदने के लिए पर्याप्त धन आपके पास नहीं था। तो ये बात ये क्लियर करती है कि वो वस्तु आपके लिए मात्र क्या है? एक इच्छा मात्र है, वो आवश्यकता नहीं है, वो मांग भी नहीं है। सेकंड एग्जांपल, सपोज कीजिए कोई वस्तु आपको उसको प्राप्त करने की लालसा, इच्छा जागृत हुई कि मैं वस्तु को खरीदना चाहता हूं। ओके, आपके जेब में इतना पैसा भी है कि आप उसको परचेज कर सके, ये भी बात सही है। मान लीजिए जिस वस्तु की इच्छा जागृत हुई वो 200 रुपए की है, आपकी जेब के अंदर 1000 रुपए है, तो आपके पास इतना पैसा है कि आप उसको खरीद सको। लेकिन किसी कारणवश कंजूस प्रवृत्ति कह दो, कहीं और खर्च करने हैं, कि आप उस वस्तु को खरीदने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है कि वो वस्तु खरीद लूंगा मुझे इतने पैसे देने पड़ जाएंगे। ये नहीं मुद्दा, यहां ये नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, पैसा है। आपको वस्तु को खरीदने की इच्छा भी जाहिर कर रहे हो, उसको प्राप्त करने का पैसा भी है, लेकिन आप उस पैसे को खर्च करने के लिए तैयार नहीं हो। एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैं पास में से गुजरा, रोड में से जूस कॉर्नर की दुकान आई, मेरा मन किया कि अनार का जूस पी लूं,
बिल्कुल। मैंने पूछा भाई साहब से, इच्छा जागृत हुई, अनार के रस को पीने की, जूस को पीने की इच्छा जागृत हुई, पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। सेकंड वन, मैंने उनसे पूछा भाई साहब ये गिलास कितने का लगाओगे आप, तो उन्होंने मुझे आंसर दिया कि 200 रुपए का गिलास है। पॉकेट में पैसे है, 1000 रुपए पड़े हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं उसको खरीद सकूं। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि यार ऐसा करने से 200 रुपए खर्च हो जाएंगे, एक कदम पीछे हटा लिए, मैं उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसका मतलब यह नहीं है कि मेरे मन में इच्छा नहीं थी, इच्छा थी, मेरे पास अमाउंट भी था, पैसे भी थे, लेकिन कुछ कारणों के कारण, कंजूस प्रवृत्ति के कारण कह लो, या उस पैसे को कहीं और खर्च करने की मेरी प्लान है, इस कारण से मैं अनार का जूस पीने के लिए रेडी नहीं हुआ, तैयार नहीं हुआ। तो इसका मतलब मैंने कौन से कंसेप्ट क्लियर किए, पहले 2 क्लियर किए, तीसरे पे आके रुक गया। तो 2 क्लियर होते हैं, उसको भी हम क्या बोलेंगे, इच्छा। वो अनार का जूस भी मेरे लिए क्या है, इच्छा है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, यदि किसी वस्तु को प्राप्त करने की आपके पास किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा भी है, नंबर 2 उसे खरीदने का पर्याप्त धन भी है, और नंबर 3 आप रेडी भी हो कि मैं खर्च करने के लिए इतने पैसे तैयार हूं। जब ये तीनों चीजें क्लियर हैं, कौन कौन सी 3 चीजें, इच्छा, पर्याप्त धन, और उस धन को खर्च करने के लिए आपकी, तो ये स्वरूप ले लेता है आवश्यकता का। तो हम इस बात को क्या बोलेंगे, आवश्यकता। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, आवश्यकता में निम्न में से कौन सा तत्व होता है, क्या वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, सेकंड पर्याप्त धन, थर्ड तत्परता, या फोर्थ सभी। तो ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार नेट के अंदर पूछा जा चुका है। तो हमें ध्यान रखना है कि आवश्यकता हम उसी चीज को कहेंगे कि जब हमारा पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट तीनों क्लियर हो, अर्थात वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हो, पॉइंट नंबर 2 उसे वस्तु को खर्च करने के लिए आपके पास पर्याप्त धन भी हो, और नंबर 3 उस धन को खर्च करने के लिए आप तैयार भी हो। यदि ये तीनों कंसेप्ट आप पूरे करते हो तो उस चीज को हम नाम देते हैं आवश्यकता। इंग्लिश में हम इसको नीड कह सकते हैं, वो हमारी नीड्स भी है, नीड। इसके अलावा इच्छा एक बहुत व्यापक क्षेत्र है, आप किसी भी चीज की इच्छा कर सकते हो। आप कह सकते हो कि यार अमिताभ बच्चन का घर हमारा घर हो, वो इच्छा है आपकी, इच्छा तो जागृत होगी। क्या उसको खरीदने के लिए आपके पास धन है, नहीं है, तो आप पॉइंट नंबर 1 पे ही रह गए, 1 नंबर पे रह गए, तो वो आपकी इच्छा है। पहला और दूसरा दोनों क्लियर कर लेते। मान लीजिए आपको एक ऐसी वस्तु मिली, वो इच्छा भी जागृत हो और उसको है, तो ये दोनों चीजें जब क्लियर हैं तो भी आपकी वो इच्छा ही है। यदि पॉइंट नंबर 3 तीनों पॉइंट क्लियर होते हैं, वो आपकी कहलाती है आवश्यकता। ये 2 मनोवैज्ञानिक तथ्य हम कहते हैं इनको, कौन कौन से, एक निश्चित समय और एक निश्चित कीमत। इसको हम बोलते हैं मनोवैज्ञानिक तत्व। जब आवश्यकता के अंदर ये 2 मनोवैज्ञानिक तत्वों को ऐड कर दिया जाता है तो उस कंसेप्ट को बोलते हैं हम मांग। तो मांग के लिए जरूरी है कि जिस वस्तु की आप इच्छा जाहिर कर रहे हो, उसको खरीदने के लिए पर्याप्त धन भी आपके पास, धन खर्च करने के लिए तैयार भी हो, उसकी कीमत भी क्लियर होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए कि वो हमें किस रेट पे मिलेगी। और जैसा कि आप देखते हो हर वस्तु का हर सेकंड अलग अलग रेट होता है। आप गोल्ड की बात करो, 1 सेकंड बाद रेट बदल जाता है। तो कीमत निश्चित करने से पहले हमें किसको निश्चित करना पड़ेगा, समय। निश्चित समय पे निश्चित कीमत पर किसी वस्तु विशेष की मांगी गई मात्रा मांग कहलाती है। इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। तो ये हमें यहां पहले क्लियर करना है। ये क्वेश्चन 3-4 बार नेट में आ चुका है कि मांग किसे कहते हैं। तो मांग के अंदर 5 तत्व होते हैं। यदि 5 तत्व होंगे उसी को हम मांग कहेंगे। 5 तत्व कौन से, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा,
उस जिसकी इच्छा जागृत की है उसको प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धन। थर्ड वन, उस धन को खर्च करने की तत्परता। और दो मनोवैज्ञानिक तत्व भी इंक्लूड करेंगे हम, एक है निश्चित समय और एक है निश्चित कीमत। पांचों चीजें मिलेंगी उसको हम मांग कहेंगे। पांच मिलके पहली तीन चीजें पूरी होती हैं उस चीज को हम आवश्यकता कहेंगे। और पहली तीन भी पूरी नहीं होती, जहां तो एक पूरी होती है या दो पूरी होती है, उसको हम केवल इच्छा कहेंगे। तो इच्छा बदली आवश्यकता में, आवश्यकता बदली मांग में। तो ये कंसेप्ट है, तो इसको और अपने एक्स्ट्रा आप इंक्लूड कर सकते हैं। देखें, हमेशा इच्छा ही कन्वर्ट होती है किसमें? आवश्यकता में। और आवश्यकता कन्वर्ट होती है किसमें? मांग में। यदि इच्छा है तो ही वो आवश्यकता बनेगी, आवश्यकता है तो ही वो मांग बनेगी। मांग तब तक नहीं बन सकती जब तक आवश्यकता ना हो, और जब तक आवश्यकता नहीं होगी तब आवश्यकता भी नहीं होगी जब इच्छा नहीं है। तो मेरा स्कूटी चलाने की इच्छा ही नहीं है। मान लीजिए मैं सोच रहा हूं मेरे पास बाइक हो या फिर गाड़ी हो, कार हो। बाइक स्कूटी मेरी कभी इच्छा रही ही नहीं, तो वो मेरी कभी आवश्यकता भी नहीं बन सकती। आवश्यकता नहीं बन सकती तो वो कभी मेरी मांग भी नहीं हो सकती। तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या होगा? इच्छा। इच्छा है, इच्छा ही बदलेगी किसमें? आवश्यकता में। कब बदलेगी? जब तीनों पॉइंट क्लियर होंगे। और आवश्यकता किसमें बदलेगी? मांग में। मांग में कब बदलेगी? जब पांचों पॉइंट क्लियर होंगे। तो सबसे बड़ा क्षेत्र जो ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि विस्तृत क्षेत्र किसका, इन तीनों में से विस्तृत क्षेत्र पूछा जाए, सबसे बड़ा क्षेत्र किसका है? तो विस्तृत क्षेत्र आपका आ जाएगा इच्छा का। और सबसे संकुचित क्षेत्र यदि इन तीनों में से पूछा जाए, संकुचित मतलब छोटा, तो संकुचित क्षेत्र जो है वो रहेगा मांग का। देखो क्यों, कैसे? विस्तृत क्षेत्र का मतलब क्या हो? जिसका एरिया बहुत बड़ा हो। इच्छा एक ऐसा कंसेप्ट है जिसका एरिया बहुत बड़ा। आप यहां बैठे हर चीज की इच्छा कर सकते हो। आपने करीना कपूर को देखा, उसकी ड्रेस को देखा, आपके मन में इच्छा जागृत होगी कि यार ये ड्रेस मेरी हो। तो ये क्या है? इच्छा है। सचिन तेंदुलकर की गाड़ी आपके मन में आई कि यार जो सचिन तेंदुलकर जिस गाड़ी में घूमता है वो मेरी होनी चाहिए, दैट वन, ये भी इच्छा है। आपकी इच्छा की बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है। आप बहुत चीजों की इच्छा कर सकते हो। इच्छा का क्षेत्र बहुत बड़ा है। क्यों? इच्छा के अंदर होता क्या है? आपकी लालसा ही है। लेकिन वो इच्छा आवश्यकता में कन्वर्ट करने के लिए हमें तीन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। कौन कौन सी तीन चीजें? आवश्यकता कब बनेगी? जब इच्छा हो, पर्याप्त धन हो और खर्च करने की तत्परता। ये तीन चीजें होंगी तो ही वो आवश्यकता बनेगी। इच्छा तक तो बहुत बढ़िया है, हर आदमी इच्छा कर लेता है, लेकिन सेकंड कंसेप्ट पे टूट जाता है। क्यों? बहुत ज्यादा महंगी वस्तु है, इच्छा तो है लेकिन उसको कैसा पूरा करें? पैसे नहीं है। कुछ लोगों के पास पैसे होते भी हैं लेकिन उनकी प्रवृत्ति कंजूस प्रवृत्ति की होती है, या कुछ उन्होंने कुछ उन पैसों के लिए और प्लान कर रखा है, इसलिए वो उस वस्तु पे खर्च करने के लिए तैयार नहीं होते, तब भी आवश्यकता नहीं बनती। तो इच्छा के साथ जब ये तीनों पॉइंट क्लियर होंगे तो वो बन जाएगी आवश्यकता। और आवश्यकता के साथ दो पॉइंट हम और इंक्लूड करते हैं, वो है निश्चित। आवश्यकता के अंदर हम दो पॉइंट इंक्लूड करते हैं। आवश्यकता तो है, आवश्यकता का मतलब ऑलरेडी ये तीनों पॉइंट। आवश्यकता के साथ जो हम इंक्लूड करते हैं वो कौन कौन से हैं? निश्चित समय और निश्चित कीमत। क्योंकि अर्थशास्त्र के अंदर उपभोक्ता को, ग्राहक को एक विवेकशील प्राणी माना गया है। विवेकशील का मतलब वो समझदार, और समझदारी इसी बात की होती है कि हम कोई भी चीज परचेज करते हैं तो सबसे पहले हम उस वस्तु के मूल्य पूछते हैं, कीमत को निर्धारित करते हैं, कीमत को क्लियर करते हैं भी आप भाई साहब हमें ये कितने की वस्तु लगाओगे। और कीमत क्लियर करने से पहले
समय का क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि कीमत हर समय बदलती है, हर समय। तो किस समय कौन सी कीमत, ये दोनों मनोवैज्ञानिक तत्व जिसको हम नाम देते हैं, ये आवश्यकता के साथ इंक्लूड होते हैं, तो हम उसको कहेंगे मांग। तो इसकी एक सर्वमान्य परिभाषा लिखनी हो तो हम यूं लिख सकते हैं, मांग की एक सर्वमान्य परिभाषा, किसी निश्चित समय पर, कहने का मतलब सबसे पहले समय निश्चित हो कि आज 15 तारीख की बात कर रहे हो, 16 तारीख की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, सुबह की बात कर रहे हो, दोपहर की बात कर रहे हो। जैसे गोल्ड है, शेयर मार्केट है, हर 1 मिनट बाद रेट बदलता है। रेट कब का, उससे पहले हमें समय निश्चित करना पड़ेगा। किसी निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर, ये दोनों चीजें निश्चित जरूरी है। किसी निश्चित समय पर, किसी निश्चित कीमत पर, किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु हो सकती है, किसी वस्तु विशेष, इसका मतलब कोई भी वस्तु, किसी वस्तु विशेष की मांगी गई मात्रा मांग कहलाती है। ये हम इसकी डेफिनेशन रखते हैं कि मांग क्या है, समय निश्चित हो, कीमत निश्चित हो, फिर उस वस्तु विशेष की हम जो भी मात्रा मांगेंगे वो मात्रा हमारे लिए क्या कहलाएगी, मांग कहलाती है। तो इस पॉइंट में हमने ये क्लियर कर लिया कि मांग किसे कहते हैं। मांग के लिए आवश्यकता होनी जरूरी है और आवश्यकता के लिए इच्छा होनी जरूरी है। इच्छा ही बदलती है आवश्यकता में और आवश्यकता ही बदलती है मांग में। सेकंड पॉइंट डिमांड का ही है। हम पढ़ते हैं मांग को प्रभावित करने वाले कारक, लेकिन इस पॉइंट को करने से पूर्व हमें कुछ बेसिक क्लियर करने पड़ेंगे और वो पहले पॉइंट्स क्लियर करें, फिर हम उस पॉइंट पे बढ़ेंगे। तो हम जैसे कि दो वस्तुओं का ग्रुप होता है, एक वस्तु होती है स्थानापन्न वस्तुएं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इसी पे आ जाता है, स्थानापन्न वस्तुएं किसे कहते हैं, स्थानापन्न वस्तुएं। इसको हम कई नाम दे सकते हैं, जैसे कि प्रतियोगी वस्तुएं, या हम प्रतिस्पर्धी वस्तुएं भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको सब्स्टिट्यूट्स गुड्स के नाम से पुकारा जाता है। एक्चुअल होता क्या है, ये दो वस्तुएं होती हैं, जैसे एक x और एक y, दो वस्तुएं होंगी। हमने मान लिया एक वस्तु का नाम x और एक वस्तु का नाम y। नाम से स्पष्ट है स्थानापन्न, यानी कि एक वस्तु के स्थान पर जब दूसरी वस्तु को अपनाया जा सके। इसकी यदि हम संधि विच्छेद करते हैं, तोड़ते हैं, तो दो शब्द निकल आते हैं, स्थान प्लस अपनाना। जब एक वस्तु के स्थान पे हम दूसरी वस्तु को अपना सकते हैं तो वो हमारे लिए दोनों वस्तुएं कौन सी होंगी, स्थानापन्न वस्तुएं। एग्जाम्पल है इसके, हम बाइक की बात करें, बजाज बाइक की जगह हम किसको अपना सकते हैं, हीरो बाइक को। गाड़ियों की बात करें, सुजुकी की जगह हम हुंडई को अपना सकते हैं, क्योंकि जो काम आपकी सुजुकी की कार कर रही है वही काम कौन कर रही है। चाय की जगह हम किसका यूज कर सकते हैं, कॉफी। हमारे घर में गेस्ट आए, आपने एक ऑप्शन तो है, आप उनको क्या पिला सकते हो, चाय। दूसरा इसका ऑप्शन क्या बनता है कि चाय ना पिला के हम उसको क्या पिला सकते हैं, कॉफी। तो इसका मतलब चाय के स्थान पे कॉफी का इस्तेमाल किया जा सकता है, या कॉफी की जगह पे चाय का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा तो है नहीं कि हम चाय और कॉफी दोनों ऑफर कर दे, दोनों में से किसी एक चीज का ही यूज होगा। इस कारण से ये दोनों वस्तुओं के आपस के मध्य भी एक क्या होती है, प्रतियोगिता होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्थानापन्न वस्तुओं की डेफिनेशन हमें लिखने की जरूरत नहीं, हमें एक उसका उदाहरण क्लियर होना चाहिए कि स्थानापन्न वस्तुएं किसे कहते हैं। तो स्थानापन्न वस्तुएं वो वस्तुएं होती है, वो दो वस्तुओं का ग्रुप होता है जिनको एक के स्थान पे दूसरे को अपनाया जा सके। हजारों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे रियल लाइफ में, हजारों एग्जाम्पल। कुछ और एग्जाम्पल भी लिखना चाहो तो इसके आपके सामने हैं। जैसे हम मरिंडा की बात करें
कोक की बात करें, पेप्सी की बात करें, ये आपस में क्या है? आपके घर में गेस्ट आया, आपने उनको कोक ऑफर किया, कोक पिलाया आपने, लेकिन आपको मालूम है कि कोक यदि अवेलेबल नहीं होता, उसकी जगह पे हम उसको क्या पिला सकते हैं? पेप्सी। ये स्थानापन्न है। आप कहीं जाना चाह रहे हो अपने रिश्तेदारी के यहां, तो आपने उस रिश्तेदारी के यहां जाने के लिए आप किसका यूज कर सकते हो? कार का। और बाय द वे आपके पास कार नहीं है, तो कार की जगह आप जीप का यूज किया जा सकता है। कार की जगह आप जीप का यूज कर सकते हो। इसका मतलब कार और जीप आपस में क्या है? स्थानापन्न। कोक और पेप्सी आपस में क्या है? स्थानापन्न। चाय और कॉफी आपस में क्या है? स्थानापन्न। क्यों? क्योंकि एक के स्थान पे दूसरे का उपयोग किया जा सकता है। हमें इतना क्लियर होना चाहिए कि स्थानापन्न वस्तुएं कहते किसे हैं। तो यदि ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। और इसी प्रकार दो वस्तुओं का ग्रुप है जिसको हम और क्या बोलते हैं? एक वस्तु पूरक वस्तुएं। एक और नाम आ गया है पूरक वस्तुएं। अब पूरक वस्तुएं कौन सी होती है? ये भी दो का ग्रुप है। इसको हम ज्वाइंट गुड्स या संयुक्त वस्तुओं के नाम से भी पुकारते हैं। इसका एक और दूसरा नाम कौन सा आ गया? संयुक्त वस्तुएं। क्या है? कौन सी वस्तुएं होती है पूरक, कौन सी होती है? तो इसके ऊपर चलें। ये भी दो वस्तुओं का कॉम्बो होता है। एक वस्तु को हम एक्स बोलेंगे और एक वस्तु को हम वाई बोलेंगे। पूरक वस्तुएं उसको कहते हैं कि बाय द वे आपके पास एक वस्तु नहीं है, या एक वस्तु की मात्रा शून्य हो गई है, या एक वस्तु नष्ट हो चुकी है, तो दूसरी वस्तु हम उपयोग नहीं कर सकते। कहने का मतलब नाम से स्पष्ट है, संयुक्त वस्तुएं। क्लियर है, इनका उपयोग संयुक्त रूप में होगा, ज्वाइंट रूप में होगा, इसीलिए इसको ज्वाइंट गुड्स भी कहते हैं। इसके भी लाखों उदाहरण आपको रियल लाइफ में मिल जाएंगे, हजारों मिल जाएंगे। फिर भी हम दो चार उदाहरण लिखते हैं, आप इसको समझ पाए। जैसे मैं लिखूं कार और पेट्रोल, ये आपस में क्या है? पूरक वस्तुएं। बाय द वे आपके पास कार नहीं है, अकेला पेट्रोल आप यूज नहीं कर सकते। आपके पास पेट्रोल है, कार नहीं है, तो पेट्रोल का यूज नहीं हो सकता। और आपके पास कार है, पेट्रोल नहीं है, तो भी आप कार का यूज नहीं कर सकते। यदि आप कहीं जाना चाहते हो तो आपके पास गाड़ी भी होनी चाहिए और गाड़ी के अंदर पेट्रोल भी होना चाहिए। सेकंड वन, आप उदाहरण अपने हाथ में, आपके हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? कॉपी और पेन। इसका उदाहरण आप ले सकते हो, बहुत बढ़िया उदाहरण। मान लीजिए आपके पास पेन जरूर है लेकिन कॉपी नहीं है, तो आप ये नोट्स नहीं बना सकते। और कॉपी है, पेन नहीं है, तो भी नहीं बना सकते। तो आप नोट्स कब बना सकते हो? जब दोनों वस्तुएं आपके पास मिल जाएं, जिसको हम बोलते हैं पूरक वस्तुएं या संयुक्त वस्तुएं। ठीक है। इसी प्रकार और उदाहरण ले सकते हैं हम, बहुत उदाहरण इसके हमें मिलते हैं इस चीज के। आपके घर में चलने वाला एसी और इलेक्ट्रिसिटी या बिजली। मान लो बिजली नहीं है, एसी काम नहीं करेगा। बिजली है, एसी नहीं है, तो भी आपको ठंडक प्राप्त नहीं होगी। ये दोनों वस्तुएं इस प्रकार की वस्तुएं जिनको मिलाकर यूज किया जाता है, इसको हम बोलते हैं संयुक्त वस्तुएं। संयुक्त वस्तुओं का ही दूसरा नाम कौन सा होता है? पूरक वस्तुएं। इसे इंग्लिश में अपने कंप्लीमेंट्री गुड्स के नाम से पुकारते हैं। इसके अलावा एक वस्तुएं और आती हैं जिनका नाम आता है स्वतंत्र वस्तुएं, जिसका नाम है स्वतंत्र वस्तुएं। स्वतंत्र वस्तुएं, स्वतंत्र वस्तुएं भी हमारे व्यवहार में पाई जाती हैं। ये भी दो वस्तुओं का कॉम्बो होता है, एक एक्स और एक वाई, लेकिन कोई संबंध नहीं होता। ना तो स्थानापन्न संबंध होता है ना पूरक। स्थानापन्न संबंध कौन सा है? किसको हम बोलते हैं स्थानापन्न संबंध? जब एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को अपनाया जा सके, वो स्थानापन्न है। और पूरक संबंध वो होते हैं जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ ही यूज किया जाए, उनको अलग अलग हम यूज नहीं कर सकते।
और स्वतंत्र का मतलब जिसके बीच में ना तो पूरक संबंध है और ना ही स्थानापन्न संबंध है, दोनों संबंध नहीं बनते, उनको हम नाम देते हैं स्वतंत्र वस्तुएं। कैसे? जैसे x में हम एलईडी ले लें, x में तो हमने क्या ले लिया? एलईडी। और y के अंदर हम ले सकते हैं कार। आपके पास चेक कर लीजिए, दोनों स्थानापन्न नहीं है। ये स्थानापन्न होती तो क्या क्लियर होता कि हम एक के स्थान पे दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, कि जो पहली वस्तु हमें जिस उद्देश्य के लिए हम यूज करते हैं उसी उद्देश्य को दूसरी वस्तु पूरी करती है। आप क्रिकेट मैच देखना चाहते हो, वर्ल्ड कप देखना चाहते हो एलईडी में, लेकिन आपको एलईडी ना देकर कार दे दी जाए, तो क्या कार से भी आप वो मैच देख पाओगे? तो नहीं। इसका मतलब जो काम एलईडी ने करना है वो काम कार नहीं कर सकती। इसका भाव ये हुआ कि एलईडी के स्थान पर आप कार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट मीन स्थानापन्न वस्तुएं नहीं है, ये स्थानापन्न वस्तुएं नहीं है, क्योंकि एलईडी की जगह कार का इस्तेमाल नहीं हो सकता और कार की जगह आप एलईडी का यूज नहीं कर सकते। मान लो आपको जयपुर से जोधपुर जाना है, जयपुर से दिल्ली जाना है, तो आप एलईडी के ऊपर बैठ के तो नहीं जा सकते भाई। तो इसका मतलब कार का काम एलईडी नहीं कर रही, एलईडी का काम कार नहीं कर रही, ये आपस में स्थानापन्न नहीं है। फिर हम इसको भी चेक कर सकते हैं कि क्या ये पूरक है। पूरक किसको कहते हैं? कि एक वस्तु को डिस्ट्रॉय कर लीजिए, आप एक वस्तु को खत्म कर दो, हटा दो, शून्य कर दो, तो आप चेक करोगे कि दूसरी वस्तु किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं की जा सकती। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आ जाइए, आप बिजली की तार काट दीजिए, बिल्कुल काट दो, कनेक्शन काट दीजिए बिजली का, एसी नहीं चलेगा। इसका मतलब ये एब्सेंट होते ही एसी का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। पेन नहीं है, अकेली कॉपी से आप नोट्स नहीं बना सकते। पेट्रोल नहीं है, बिना पेट्रोल के गाड़ियां नहीं चल सकती। इसका मतलब एक वस्तु खत्म होती है तो दूसरी वस्तु स्वतः ही उपयोग लायक नहीं बचती। लेकिन इसमें देखो, आप कार को डिस्ट्रॉय कर लीजिए, खत्म कर दो कार को, नहीं है कार, हटा दो, तो क्या एलईडी नहीं चलेगी? एलईडी तो चलेगी। इसका मतलब ये आपस में पूरक नहीं है। और कोई वस्तु पूरक नहीं है, कोई वस्तु स्थानापन्न नहीं है, तो आप समझ लेना कि वो वस्तुएं कौन सी है? स्वतंत्र। तो इस क्लास के अंदर हमने दो बातें पढ़ी हैं। पहली बात हम उसको रिवाइज कर ले एक बार। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था डिमांड से। जैसा कि हमने 2022 का पेपर दिया, मैंने परीक्षा में बताया आपको कि एग्जामिनर ने हर टॉपिक से क्वेश्चन उठाए हैं, चाहे वो नेशनल इनकम, चाहे वो आपका उपभोक्ता व्यवहार है, चाहे वो इन्फ्लेशन है, चाहे वो बहुलक है, माध्यिका है, जितने भी टॉपिक हैं उन सब टॉपिकों में से क्वेश्चन लिए हैं। लेकिन एकमात्र टॉपिक है डिमांड, जहां से उसने एक नहीं, दो नहीं, 3 क्वेश्चन लिए हैं। और बहुत से टॉपिकों का बेस ये है, जब तक ये टॉपिक ढंग से क्लियर नहीं होगा, आगे के टॉपिक हम बढ़िया ढंग से क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ध्यान से और पूरा समय देते हुए इस टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हमने शुरू किया डिमांड, और मैंने आपको अवगत कराया कि 3 पॉइंट आते हैं, तीनों एक जैसे लगते हैं, तीनों का अलग अलग चैप्टर है, अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व पॉइंट करेंगे। हमने वो पढ़ा था, पहला टॉपिक हमने पढ़ा था मांग, सेकंड पढ़ा था मांग का नियम, और थर्ड मांग की लोच। तो इतना बात क्लियर है कि आपके पास 3 टॉपिक हैं, एक टॉपिक नहीं है डिमांड। मांग अलग पढ़ेंगे, मांग का नियम अलग पढ़ेंगे, और मांग की लोच अलग पढ़ेंगे। यहां स्टडी किसकी हो रही है? मांग की। मांग किसको कहते हैं? मांग का नियम अलग है, मांग अलग है। तो हम यहां मांग पढ़ रहे हैं। मांग 5 तत्वों का समूह है। जब ये 5 तत्व पूरे होंगे तो उसको हम मांग बोलेंगे। 5 में से एक तत्व भी कम पड़ गया तो उसको हम मांग नहीं कह सकते। 5 तत्व कौन कौन से हैं? किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा या लालसा, जिस वस्तु
को लेकर आपने इच्छा जाहिर की है, उस वस्तु को खरीदने के लिए आपके पास पर्याप्त धन। और थर्ड वन, उस धन को खर्च करने के लिए आप कितने तैयार हो। जब ये तीनों चीजें पूरी होंगी, तीन पूरी हो चुकी हैं, तो हम उसको इच्छा ना कहते हुए हम उसको क्या नाम देंगे? आवश्यकता। इंग्लिश में हम इसको नीड्स कह सकते हैं। नीड कब बनेगी? जब पहले तीन पॉइंट क्लियर होंगे। और बाय द वे, आपका पॉइंट नंबर 1 क्लियर होता है केवल, सेकंड नहीं होता, थर्ड नहीं होता, तो भाई उसको हम केवल इच्छा ही कहेंगे। वो हमारी इच्छा थी, इच्छा में ही खत्म हो गए, कभी आवश्यकता बनी नहीं। जब आवश्यकता नहीं बनी तो वो मांग भी नहीं बन सकती। आवश्यकता के अंदर ये दो मनोवैज्ञानिक तत्व, निश्चित कीमत और निश्चित समय, जो टेक्निकल बाउंडेशन क्लियर करते हैं, वो ऐड कर दें तो हम इस चीज को क्या बोलेंगे? मांग। फिर हमने पढ़ा कि इच्छा ही कन्वर्ट होगी आवश्यकता में और आवश्यकता ही कन्वर्ट होगी मांग में। सबसे विस्तृत क्षेत्र एक एग्जाम के अंदर यह भी पूछ चुका है, सबसे बड़ा क्षेत्र किसका होता है? तो सबसे बड़ा क्षेत्र होता है इच्छा का। आप चेक कर लीजिए, पेरिस में कोई कपड़े पहन रहा है, यूरोप में कोई गाड़ी चला रहा है, अमेरिका में कुछ खा रहा है, कुछ किसी की भी आप इच्छा कर सकते हो। मैं जयपुर में बैठा हूं, 4 गाड़ियां देखी सुंदर सी, मेरे मन में जागृत होगी इच्छा कि ये गाड़ियां हमारी हो, तो डेट मीन इच्छा है। इच्छा का कुछ भी कर सकते हो आप, किसी भी चीज की इच्छा कर सकते हो। लेकिन इच्छा को आवश्यकता में यदि आपने बदलना है, जिस वस्तु को लेके आपने इच्छा की है, क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप उसको खरीद सको? यदि है तो आपने दूसरा पॉइंट क्लियर किया। फिर बारी आ जाती है तीसरे पॉइंट की, क्या आप उतना खर्च करने के लिए तैयार भी हो? क्या यदि आप तैयार भी हो तो फिर हम उसको कह सकते हैं कि ये आपकी आवश्यकता है। और आवश्यकता के अंदर ये दो पॉइंट इंक्लूड कर दें तो वो क्या बन जाएगी? आपकी मांग। सबसे बड़ा क्षेत्र इच्छा का है, सबसे छोटा क्षेत्र जो है मांग का है। 3-4 बार नेट के अंदर यही क्वेश्चन पूछ चुका है कि मांग किसे कहते हैं। तो मांग के अंदर 5 तत्वों का होना जरूरी है। और उसके बाद हम यदि बात करते हैं कि सर्वमान्य एक अर्थ इसका क्या लिखा जाए, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इजी लैंग्वेज में, किसी निश्चित समय पर, ए पर्टिकुलर टाइम एंड ए पर्टिकुलर प्राइस। कीमत भी निश्चित हो, समय भी निश्चित हो, फिर आप किसी भी वस्तु की जो मांगोगे, मांगी गई मात्रा का मतलब कि आप से जाके वो किस वस्तु मांगते हैं। मान लीजिए चीनी की बात के लिए आप दुकान पे गए, क्या भाई साहब मुझे 3 किलो चीनी दीजिए, 3 केजी है, वो क्या है? आपकी मांग है। जो भी आप मांगोगे वो आपकी मांग कहलाएगी। लेकिन मांगने से पहले आपको समय और कीमत को क्या करना पड़ेगा? निश्चित करना पड़ेगा। उसके बाद हमने ये चीज पढ़ी। अगला जो पॉइंट पढ़ने के लिए कुछ हमने बेसिक पॉइंट क्लियर किए हैं जो इसी क्लास के अंदर इंक्लूड कर दिए गए। 3 प्रकार की वस्तुओं का जिक्र होता है। जब तक हम ये नहीं पढ़ेंगे हम आगे की क्लास रन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर इनका यूज होगा। नंबर 1, स्थानापन्न वस्तुएं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्थान को अपनाना। हम जब एक वस्तु के स्थान पे दूसरी वस्तु को अपना सकें तो उसको स्थानापन्न कहते हैं। एसी आपने क्यों लगाया? गर्मी से राहत करने के लिए, हवा लेने के लिए। क्या एसी की जगह हम कूलर का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्योंकि कूलर का काम भी क्या है? वही काम है। हाँ, वो अलग बात है कि कूलर उतना बढ़िया ढंग से काम नहीं करता जितना बढ़िया ढंग से काम कौन करता है? एसी। लेकिन दोनों का काम तो सेम है, इसलिए दोनों आपस में क्या है? स्थानापन्न। यहां मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं। चाय कॉफी, आपके घर में गेस्ट आए, चाय दी, कॉफी दी, आपस में स्थानापन्न है। कोक, पेप्सी, मरिंडा, ड्यू, कुछ भी आप कोल्ड ड्रिंक के नाम दो, सारे आपके क्या है? स्थानापन्न। एक के स्थान पे दूसरे को इस्तेमाल किया जा सकता है। मिठाई की बात करो तो बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, ये सारे क्या है? प्रतिस्पर्धी। यह स्थानापन्न है। एक के स्थान पे दूसरे का इस्तेमाल किया जा सकता है। कार, जीप, कहीं जाना है आपको, जयपुर से जोधपुर जाना है, जयपुर से दिल्ली जाना है, कार पे जा सकते हो, जीप पे जा सकते हो।
पूरक वस्तुएं, संयुक्त वस्तुएं कौन सी होंगी? ऐसी वस्तुएं जिनको मिलाकर यूज किया जाए, अकेली वस्तु का यूज नहीं किया जा सकता। इसके भी बहुत से उदाहरण आपको रियल लाइफ में मिल जाएंगे, ढूंढो आप अपनी लाइफ में, आपको बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। कुछ उदाहरण मैंने लिखे हैं, कार और पेट्रोल, कॉपी और पेन, एसी और बिजली। लेकिन कुछ वस्तुएं जिनके अंदर ना तो अपन प्रभाव संबंध बनता है, ना पूरक संबंध बनता है, कोई भी संबंध नहीं बनता, उनको हम नाम देते हैं स्वतंत्र वस्तुएं। उसको कैसे चेक करेंगे? इन दोनों को चेक कर लीजिए, यदि दोनों रिलेशन नहीं बनते तो ऑटोमेटिक वो क्या है? स्वतंत्र है। तो आज की क्लास में इतना ही। मांग की परिभाषा, मांग के अंदर कौन कौन से तत्व इंक्लूड है, और कुछ बेसिक पॉइंट, स्थानापन्न वस्तुएं किसे बोला, पूरक वस्तुएं किसे बोला, और स्वतंत्र वस्तुएं किसे बोला गया। ठीक, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।